आज हम प्लस टू क्लास ST9 लेसन शासक और इतिवृत्त के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज टॉपिक हमारा 7 पार्ट है कि मुगल दरबार। तो हम बात करते हैं मुगल दरबार की। तो देखते हैं जो राजा का पद था वो बहुत ही पुरोहित मानते थे राजा मंत्रियों को। तो उसके बाद जो सूबेदार फौजदार थे, तो देखते कोर्ट के बारे में। तो एक फेमस मतलब राजा की जो वो मेन जो थी पावर वो आर्मी थी। तो राजा का जो एडमिनिस्ट्रेटिव था वो हर एक काम के लिए मीन्स मुगल दरबार की बात करते, कोर्ट की बात करते हैं। तो शासक पर केंद्रित दरबार की भौतिक व्यवस्था, फिजिकल जो व्यवस्था थी ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया। इसका केंद्र बिंदु इस प्रकार राज सिंहासन तख्त था जिसे संप्रभु के कार्यों को भौतिक स्वरूप प्रदान किया था। इसे एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था कि जिस पर धरती टिकी हुई थी। सहस्त्राब्दियों से भारत में राजतंत्र का प्रतीक रही क्षत्रिय शासक की क्रांति को सूर्य की क्रांति से पृथक करने वाली मानी जाती है। राजा का मेन शासन बहुत ही आज अगर हम बात करें ऑटोक्रेसी डिक्टेटरशिप की, तो मीन्स जो डेमोक्रेटिक कंट्री में है वो ऑटोक्रेसी में नहीं है। तो क्यों डेमोक्रेटिक सभी लोग प्रेफर करते हैं, एवरी सिटीजन को राइट है, ऐसा राजा के शासन में नहीं होता। तो इतिवृत्तों ने मुगल संप्रभुत्व वर्गों के बीच हैसियत को निर्धारित करने वाले नियमों को बड़ी सुस्पष्टता से सामने रखा है। दरबार में किसी की हैसियत मीन्स पद होते हैं, हैसियत मीन्स रैंक होते हैं, इस बात से निर्धारित होती है कि वह शासक के पास और दूर बैठा है। किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिया गया स्थान बादशाह की नजर में उसकी महत्ता का प्रतीक था। एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी, न ही कोई अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता था। दरबारी समाज में सामाजिक नियंत्रण का व्यवहार दरबार में मान्य संबोधन, शिष्टाचार, बोलने के ध्यानपूर्वक निर्धारित किए गए नियमों द्वारा होता था। शिष्टाचार का जरा सा भी उल्लंघन होने पर ध्यान दिया जाता था, उस व्यक्ति को तुरंत ही दंडित किया जाता था। शासकों की गए अभिवादन के तरीके से पदानुक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था, जैसे जिस व्यक्ति के सामने ज्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत ज्यादा ऊंची मानी जाती थी। मीन्स हम बात करते सूबेदार फौजदार, जो रैंकिंग सिस्टम थी तो वो राजा के सामने झुक के प्रणाम करते थे बहुत ज्यादा, उस व्यक्ति की हैसियत ज्यादा ऊंची मानी जाती थी। आत्म निवेदन का उच्चतम रूप सिजदा या दंडवत लेखना था। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर 4 तस्लीम और जमी बोधी के तरीके अपनाए गए थे। मुगल शासक में राजनयिक दूतों और संबंधी नयाचारों में भी ऐसी ही सुस्पष्टता थी। तो मुगल बादशाह के समक्ष प्रस्तुत होने वाले राजदूत से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अभिवादन के माध्यम रूपों में से एक तो बहुत झुककर अथवा जमीन को चूमकर अथवा फारसी रिवाज के मुताबिक छाती के सामने हाथ बांधकर तरीके से अभिवादन करेगा। जेम्स प्रथम के जो अंग्रेज दूत थॉमस रो ने यूरोपियन रिवाज के अनुसार जहांगीर के सामने केवल झुककर अभिवादन किया और इसके बाद बैठने के लिए कुर्सी का आग्रह कर पूरे दरबार को अचंभित कर दिया। बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाओं से करता था। यस, ये तो श्योर ही है कि सुबह नहा धो के पूजा पाठ करना, फिर उसके बाद अपना जो भी कोर्ट में जाना, दरबार में जाना, कोई भी काम करना, इसके बाद पूर्व की ओर मुंह की एक छोटे छज्जे झरोखों में आता था। मीन्स काफी जो पब्लिक की प्रॉब्लम थी वो दिखाने के लिए झरोखा, जैसे अपने हम बात करते हैं जो खिड़की होती है ना, उससे एक बार राजा दर्शन करते पब्लिक को, और इसके नीचे लोगों की भीड़, सैनिक भी होते थे, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, बीमार बच्चों के साथ औरतें बादशाह की एक झलक पाने के लिए इंतजार करते। मीन्स बादशाह को भगवान के बराबर, बादशाह को लोग पूछते थे भगवान के बराबर, और बादशाह ने भी काफी मंदिरों का निर्माण करवाया, काफी डोनेट किया है। तो अकबर द्वारा शुरू की गई अकबर ने शुरू किया था झरोखा सिस्टम। झरोखा दर्शन की प्रथा का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति और विस्तार देना था। तो आगे देखते हैं, झरोखे में 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों के संचालन हेतु सार्वजनिक सभा भवन में आता था। सबसे पहले झरोखा में दर्शन देता था पब्लिक को, वहां के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते और निवेदन करते थे कि 2 घंटे बाद बादशाह दीवान खास में निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर जो भी गुप्तचर विभाग थे उन पे चर्चा करता था, और राज्य के वरिष्ठ मंत्री उनके सामने अपनी याचनाएं
याचिकाएं प्रस्तुत करते थे और कर अधिकारी हिसाब का ब्यौरा देते थे, रियाज जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो। कभी कभी बादशाह उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों अथवा वास्तुकारों के द्वारा बनाए गए इमारतों के नक्शों को देखता था। सिंहासरोपण की वर्षगांठ, ईद और बारात, होली जैसे जो फेमस जो फेस्टिवल थे, विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवित होता था। सजे हुए डिब्बों में रखी सुगंधित मोमबत्तियां और महल की दीवारों पर लटक रहे रंग बिरंगे दरबार जो बदनभार अपने आने वालों पर आश्चर्यचकित प्रभाव छोड़ते थे। मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्योहार मनाया करते थे। मेन 3 फेमस फेस्टिवल थे। तो सूर्य वर्ष, चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्म और बसंता फारसी नववर्ष। शाही परिवारों विवाहों का आयोजन काफी खर्चीला होता था। तो देखते हैं दारा सिको और नादिरा की व्यवस्था जो जहांरा थी और महारानी मुमताज महल की नौकरानी सती पर सिंहासन मुक्त द्वारा की गई। शादी के उपहारों के प्रबंध की व्यवस्था दीवाने आम में की गई थी। तो थैंक यू, आज के टॉपिक बस इतना ही।